Assalamualaikum viewers, my name is Mohammad Aslam Rahi. Welcome to my YouTube channel History Zone. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। सिंपली हम फेडरलिज्म को सिंपल जो डेफिनेशन है फेडरलिज्म की वो द सिस्टम इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द टू टायर आर द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल अथॉरिटी एंड प्रोविंशियल्स। और सिंपली हम फेडरलिज्म को ये कहते हैं कि फेडरलिज्म दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। एक जो आपकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो आपके नेशनल इश्यूज़ है उनके लिए, और एक होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो आपके लोकल बॉडीज़ और प्रोविंशियल स्टेट है वो होगी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द लोकल अफेयर्स। और a type of the government in which power divided between two level, one is the central government and other is the provincial. Concept of the फेडरलिज्म के फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेटेड हुआ, आइडियाज़। 15वीं सदी के स्टार्ट में जो नेशनलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, यानी जो अमेरिकन इंडिपेंडेंट वार कहीं या अमेरिकन रेवोल्यूशन कहीं, फ्रॉम 1775 टू 1883। और जो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन है, ये जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था टूवर्ड द नेशनलिज्म्स के, जो कॉलोनियलिज्म के जो कॉलोनियलिज्म सिस्टम था उसके अगेंस्ट जो पहली मूवमेंट्स थी वो थी अमेरिकन रेवोल्यूशंस। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इनलाइटमेंट आइडियाज़ भी एक मूवमेंट्स वेस्टर्न पार्ट में शुरू होगी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में शुरू होगी। जो पीपल्स थे उन्हें लॉयल किया जाए टूवर्ड द नेशंस, कि जो पीपल्स है उन्हें लॉयलिटी दी जाए नेशन के वर्ड्स, जो कि कॉलोनियल सिस्टम है उसके बादशाही थे उससे निकाल कर उन्हें लॉयलिटी दी जाए टूवर्ड द नेशन। और इसी आइडिया की वजह से जब नेशनलिज्म ग्रोथ हुई और ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म डिफरेंट कंट्रीज़ जो आज़ाद हुए, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, तो उनमें क्या हुआ कि बहुत सी हेट्रोजेनियस सोसाइटीज़ थी, डिफरेंट मल्टी एथनिक ग्रुप्स थे, लैंग्वेज से थे, तो उनके लिए भी बहुत से प्रॉब्लम थे। बहुत से जो छोटे छोटे हेट्रोजेनिक सोसाइटीज़ में जो मल्टी एथनिक ग्रुप्स है उनकी भी कुछ डिमांड्स थी, यानी उनकी नेशनल आइडेंटिटी थी या सिक्योरिटी थी या इकोनॉमिकली थी, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, उनका अपना कल्चर था, उनका अपना सोशो कल्चर था। इसी वजह से कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम मुतारिफ किया जाए जो सिक्योर करे, जो तमाम इंटरेस्ट है फॉर द मल्टी एथनिक ग्रुप्स उनके सिक्योर को इंटरेस्ट करे, इसीलिए एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वजूद में आया जिससे हम फेडरलिज्म कहते हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फेडरलिज्म और जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म का वो है कि एक सेटअप हो जो कंटिन्यू टू टायर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट की लेवल होगी वो दो होगी, एक तो सेंट्रल होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, और वो एक मिनिमम पावर होगा, फ्यू सब्जेक्ट होंगे वो सेंटर को होंगे, बाकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, और जो प्रोविंशियल यूनिट्स होंगे उन्हें फुल आज़ादी दी। जो फेडरल यूनिट्स होते हैं उसमें आपकी फेडरल स्टेट्स भी हो जाती है, छोटी स्टेट भी हो जाती है, या आपके प्रोविंशियल हो जाती है, काउंटीज़ हो जाती है। जो मेन पर्पज़ था फेडरलिज्म का वो था कि जो पावर्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाए बिटवीन द सेंटर एंड इट्स फेडरल यूनिट्स, सेंट्रल एंड इट्स यूनिट्स। जो पहली जो स्टेट फेडरल स्टेट थी वो थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाउ almost 33 states are the federal and which occupy the 40% population of world. फेडरलिज्म इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में वफाकियत, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के साथ वही था कि हेट्रोजेनिक सोसाइटीज़ थी, मल्टी एथनिक ग्रुप्स थे, लैंग्वेस्टिक थी, जैसे कि पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, बंगाल्स, तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे। इनमें से डिफरेंट पख्तूनी, बिरोई, हज़ारा, सिंधी, इनकी अपनी एक कल्चर था, इनका अपना एक वैल्यूज़ थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लिए भी फेडरलिज्म की तरह एक गवर्नमेंट चाहिए थी कि जो suitable of all the issues, all the demands of the ethnic groups. Now Pakistan are the 4 federal units: Sindh, Punjab, Balochistan, KPK. Capital territorial areas Islamabad, and 1 semi-independent government are the Gilgit. 1 are the self-government Azad Kashmir.
डेमोक्रेटिक एंड फेडरल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जो वफाकियत के और फेडरल इश्यूज क्या है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के जो क्या मैं पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के इनिशियली प्रॉब्लम्स में ही घिर चुका था, और हमने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना पहला जो अडॉप्ट किया था वो था द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935। हमने इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 अडॉप्ट किया था कि एक कुछ ही अरसे में जब हम अपनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फार्मिंग करेंगे, जब तक इंटरम ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं विद द लिटिल माइनर चेंजिंग, छोटी सी चेंजिंग करके हमने उसे अपना इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। पर बदकिस्मती ये हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पूरा डेकेड ही लगा दिया, वो ज़्यादा अरसा तक चले। और जो ख़ास बात थी द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935, जो ख़ास बात थी अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 कि वो ऑलरेडी हम इसी वजह से ही एब्रोगेट कर चुके थे, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एंड कायद-ए-आज़म, इसीलिए ही इस एक्ट को एब्रोगेट कर दिया था क्योंकि इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी और स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल के इख्तियार थे, स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल अथॉरिटीज़ थी, इसीलिए हम एब्रोगेट कर दी। पर बदकिस्मती से बाद में हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया ताकि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनको सिक्योर। जो मेजर प्रॉब्लम थे, फेडरल इश्यूज थे, वो थे रिप्रेजेंटेड एंड सेंट्रल एंड यूनिट लेजिस्लेटिव, जो बाद में जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट्स है उन्हें भी इसी रिप्रेजेंटेटिव इशू के ऊपर से हमने एब्रोगेट की। जो 1950 की बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट्स थी, 1952 की और बोगरा फार्मर। मेन प्रॉब्लम था वो था रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ये दो ग्रुप्स थे जो बिल्कुल ही अपोजिट आइडियाज़ थे दोनों के जो एक वेस्टर्न विंग के ग्रुप्स था जो मेजॉरिटीज़ ब्यूरोक्रेसी और पंजाबीज़ थे, वो नहीं चाह रहे थे कि एक वीक सेंटर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। और एक अदर ग्रुप्स था वो जो शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्टर्न विंग्स थी और जो वेस्टर्न विंग्स के कुछ छोटे एथनिक्स ग्रुप्स थे, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया और NWFP हो गया। तो वही भी ये चाह रहे थे कि एक वीक सेंटर होना चाहिए और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और जो वेस्ट विंग्स थी वो बिल्कुल ही 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीबुर रहमान उस पर ही गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, उसके सिवा कुछ नहीं। तो यही मेन क्राइसिस थे बिटवीन द सेंट्रल एंड इट फेडरल यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान, और इन्हीं वजह से ही बाद में एक काम चली थी। इश्यूज ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, के नेशनल लैंग्वेज का भी इशू था कि नेशनल लैंग्वेज जो होगी वो उर्दू होगी, इधर आधा बंगालीज होगी, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस आर द स्पोकन आर हेयर्स।